दास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का चौथा इकाई, जिसका नाम है आपका रासायनिक आवरण और आणविक संरचना। इससे पहले वाला जो क्लास है उसमें हमने बहुत सारा टॉपिक क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। आज हम आगे का टॉपिक देखने वाले हैं, है ना। वो है हमारा बार्नहेबर चक्र के अनुप्रयोग। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने बार्नहेबर चक्र क्या होता है ना, उसको हम लोग समझे थे, है ना, कि बार्नहेबर चक्र के द्वारा किसको समझाया जा सकता है, क्या वो बताता है, हेंस का नियम क्या है, ये हम लोग देखे थे भाई। अभी हम लोग देखेंगे बार्नहेबर चक्र के अनुप्रयोग। वैसे इसका ज़्यादा कुछ अनुप्रयोग नहीं दिया गया है, सिंपल यही है कि बार्नहेबर जो चक्र है उस चक्र के द्वारा जो भी आयनिक बंध में जो क्या होता है, जालक ऊर्जा होता है, उस जालक ऊर्जा का क्या किया जा सकता है, जो है बोल सकते हैं जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। या ये बोल सकते हैं कि बार्नहेबर चक्र के द्वारा जो भी आयनिक क्रिस्टल जो होता है, उस आयनिक क्रिस्टल में भाग लेने वाले विभिन्न प्रकार के जो ऊर्जा होता है, उन ऊर्जा के बारे में क्या किया जा सकता है, यहाँ से पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर उसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि बार्नहेबर चक्र के द्वारा, ठीक है, आयनिक क्रिस्टल के जालक ऊर्जा में उपस्थित विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, जैसे हम लोग बोल सकते हैं ऊर्ध्वपातन, जिसको हम लोग एस से दर्शाते हैं, सब्लिमेशन, है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखा था, आपका आयनन ऊर्जा, जिसको हम लोग किसे देखे थे, आई। उसके बाद हमने क्या देखा था, डिफ्यूज़न, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, डिफ्यूज़न, मतलब वियोजन ऊर्जा। और वियोजन ऊर्जा को किससे देखे थे भाई हम लोग, ये था 1/d। और लास्ट में हम लोग देखे थे वियोजन ऊर्जा के बाद आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता। और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है हमारा, EA से इसको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है ना, आदि की गणना की जा सकती है। तो विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, जैसे ये दिया है, आदि की गणना की जा सकती है। तो ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बार्नहेबर चक्र के अनुप्रयोग को बता सकते हैं भाई, ठीक है। यही हमारा क्या है, अनुप्रयोग है, और इसमें और ज़्यादा नहीं है। तो अनुप्रयोग अगर पूछ देता है, मान लो कि बार्नहेबर चक्र के अनुप्रयोग लिखे, वैसे पूछता नहीं है, फिर भी जानकारी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बार्नहेबर चक्र के क्या अनुप्रयोग है भाई, तो बार्नहेबर चक्र के द्वारा हम आयनिक जो भी क्रिस्टल होता है, उनकी जो भी जालक ऊर्जा है, जिसके डायरेक्टली गणना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उसको बार्नहेबर चक्र के द्वारा उसके अंदर जो भी हमारा क्या होता है, ऊर्जा जो कि पार्टिसिपेट करता है, या उसमें जो ऊर्जा मुक्त होता है या ऊर्जा की आवश्यकता होता है, उन ऊर्जाओं को हम क्या कर सकते हैं, बार्नहेबर जो चक्र होता है उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। साथ ही साथ इसमें संभवन ऊष्मा होता है ना, उसकी भी गणना यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये तो हो गया बार्नहेबर चक्र का अनुप्रयोग। अब यहाँ पर जो बार्नहेबर चक्र होता है उसको किस प्रकार से हम उनके ऊर्जाओं को क्या करते हैं, गणना करते हैं, किस प्रकार से उसको देखते हैं, है ना। तो उसके लिए यहाँ पर एक क्या दिया गया है, सूत्र दिया गया है, और उस सूत्र का प्रयोग करके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है, और उस क्वेश्चन में किस जो है हमारा स्थिति की ऊर्जा कितना है, जैसे आयनन ऊर्जा कितना है, वियोजन ऊर्जा कितना है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का ऊर्जा कितना है, ये सब की गणना कर सकते हैं। तो उस सूत्र को हम थोड़ा सा देखते हैं, और उसी सूत्र के आधार पर जो भी जो है आयनिक क्रिस्टल में भाग लेने वाले ऊर्जाओं का अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, ये होता है डेल H और ये F होता है, इसे संभवन ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। और ये जो संभवन ऊष्मा का मान होता है वो आपका जो हम लिखे हैं उसके बराबर होता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है S, जिसे हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, प्लस
उसके बाद क्या हो जाता है आपका वियोजन ऊर्जा, जिसको हम लोग क्या करते हैं 1/d से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। बट उससे पहले हमारा क्या होता है, हमारा ये हो जाता है आयनन एंथैल्पी हो जाता है। आयनन एंथैल्पी के बाद क्या हो जाता है हमारा 1/ क्या हो जाता है 2d हो जाता है। और साथ में हम क्या लिखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको किससे दर्शाते हैं हम लोग AE से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, या AE से क्या करते हैं इसको दर्शाते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं इसको बता सकते हैं कि जो डेल एफ होता है इसके बराबर कितना होता है S प्लस क्या होता है IE प्लस 1D/ क्या होता है AE। और साथ में एक होता है जालक ऊर्जा, जिसको क्या किया जाता है U से क्या किया जाता है दर्शाया जाता है। ये जालक ऊर्जा कहाँ पर मिलता है भाई, हमारा जालक ऊर्जा तब मिलता है जब आप क्या करते हैं सोडियम प्लस आयन बना लेते हैं और क्लोरीन क्या बना लेते हैं माइनस मैन बना लेते हैं। और ये जब दोनों आपस में क्या करता है क्रिया करता है, तो क्रिया करने के दौरान क्या बनाता है ये NaCl बनाता है। और NaCl के बनने पर कुछ ऊर्जा क्या होता है आपका मुक्त होता है, और वो ऊर्जा आपका क्या कहलाता है आपका जालक ऊर्जा कहलाता है। क्या कहते हैं उसको जालक ऊर्जा कहते हैं। वैसे वहाँ पर जालक ऊर्जा को माइनस से दर्शाया जाता है, जैसे यहाँ पर अब जो निकल रहे हैं ना उसको हम किससे दर्शाते हैं, इसको माइनस से दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा मुक्त हो रहा है। बट यहाँ पर हमको इस प्रकार से क्या कर सकते हैं इसको दर्शा सकते हैं। तो इस तरीक़ा से फार्मूला बनता है ΔHF बराबर S, जो सब्लिमेशन को शो करता है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी को करता है, डिफ्यूजन को बोलता है। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता का, और यू क्या होता है हमारा जालक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से इस फार्मूला का उपयोग करके क्या किया जा सकता है, जो भी आपका आयनिक क्रिस्टल में विभिन्न प्रकार का ऊर्जा है उनको गणना कर सकते हैं। इसी को एक तरीक़ा से और लिखा जाता है, यू को हम क्या कर लेते हैं आगे कर लेते हैं। ठीक है, यू को जब क्या कर लिया जाता है आगे कर लिया जाता है, तो उस स्थिति में इसको और करके लिख सकते हैं या करके लिख सकते हैं, तो यू आगे आ जाता है। तो इधर का जो मान होता है ये आपका क्या हो जाता है कांस्टेंट टाइप का रहता है, तो ये ΔHF हो जाता है। बाकी जितना भी होता है वो माइनस में चला जाता है, तो ये -S हो गया प्लस फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका माइनस क्या हो गया आपका S हो गया, फिर माइनस में क्या आ जाता है हमारा IE आ जाता है। ठीक है, माइनस में क्या हो जाता है 1/d आ जाता है। उसके बाद हम माइनस में लिखें तो क्या हो जाता है हमारा AE आ जाता है। तो इस तरीक़ा से एक और हमको क्या हो जाता है फार्मूला प्राप्त हो जाता है, और लगभग इसी फार्मूला का क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमको उसका जालक ऊर्जा निकालना रहता है ना। किसी भी आयनिक क्रिस्टल का क्या निकालना रहता है भाई, जालक ऊर्जा का क्या करना रहता है मान निकालना रहता है। इस कारण से इस फार्मूला का क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है, और इस फार्मूला का उपयोग करके फिर क्या किया जा सकता है उस आयनिक क्रिस्टल का आपका जालक ऊर्जा क्या किया जा सकता है ज्ञात किया जा सकता है। तो भाई अगर इससे क्वेश्चन अगर देता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका मान आपका दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, सभी का मान दिया रहेगा। उन मानों को आपको वहाँ पर क्या करना है रखना है, और रखने के पश्चात आपको क्या करना है उसको सॉल्व करना है। अंततः उसका क्या हो जाता है जालक ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, आयनन ऊर्जा होता है, ये जो वाला होता है ना। अब आयनन ऊर्जा जो है कई तरीक़ा से होता है। आयनन ऊर्जा मतलब हम पहले भी आयनन ऊर्जा पढ़े हैं कि अगर किसी परमाणु का मान लो मैग्नीशियम लेते हैं, तो मैग्नीशियम के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है का 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो उस मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई 12 होता है। तो मैग्नीशियम के परमाणु क्रमांक 12 होने की वजह से अगर हम लिखते हैं तो 2 8 और कितना लिखते हैं इसको 2 लिखते हैं, मतलब इसके अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। और अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर हम क्या करते हैं बाहर करते हैं, तो दोनों को एक साथ जो है हम बाहर नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन में से पहला जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बाहर करते हैं, तो उसको हम लोग प्रथम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, आयनन ऊर्जा कहते हैं। और जब दूसरा को क्या करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर करते हैं तो उसको द्वितीय आयनन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। तो उस स्थिति में इन दोनों का मान क्या हो जाता है माइनस में चला जाता है। किस में चला जाता है भाई माइनस में चला जाता है। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं प्रथम आयनन एंथैल्पी और द्वितीय आयनन एंथैल्पी। तो यहाँ पर द्वितीय आयनन एंथैल्पी को पहले लिख देते हैं और प्रथम आयनन एंथैल्पी को बाद में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से भी इसको क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हो गया भाई आपका बार्नहेवर चक्र का अनुप्रयोग। चलिए इसी के बेस पर हम क्या करते हैं क्वेश्चन क्या करते हैं देखते हैं और फिर उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं भाई। चलिए तो आगे हमारा एक क्वेश्चन दिया है इसी से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको बुक में उसमें पेपर में क्वेश्चन करता है तो इस टाइप पे क्वेश्चन कर सकता है। इसमें दिया है निम्न आंकड़ों की सहायता से, यहाँ पर दिया है मैग्नीशियम फ्लोराइड जिसका फार्मूला है Mgf2
कि जालक ऊर्जा की आपको क्या करना है, गणना करना है। ठीक है, जालक ऊर्जा की क्या करना है भाई, गणना करना है। और इसके लिए कुछ कुछ चीज़ जो आपको उसमें जो मान है वो आपका क्या किया है, दिया गया है। जैसे ये दिया है मैग्नीशियम की ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी, मतलब एस का मान कितना दिया है, 146.4 किलो जूल पर मोल दिया गया है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के दो प्रकार की हमारी क्या होती है, उसकी अंतिम में इलेक्ट्रॉन होती है, इसलिए इसमें बोल रहा है कि प्रथम आयनन ऊर्जा और द्वितीय आयनन ऊर्जा। प्रथम आयनन ऊर्जा का मान कितना दिया है हमारा, 737.00 किलो जूल पर मोल दिया गया है। द्वितीय आयनन ऊर्जा की बात करें तो द्वितीय आयनन ऊर्जा आपका I2 बराबर क्या दिया है, 1449.00 किलो जूल पर मोल दिया है। फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन का वियोजन ऊर्जा कितना दिया है भाई, वियोजन ऊर्जा आपका दिया है, कितना दिया है हमारा, 158.8 किलो जूल। और फिर फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंध होता है उसको भी दिया गया है, वो दिया है आपका माइनस कितना दिया है आपका 328 किलो जूल दिया गया है। और लास्ट में मैग्नीशियम फ्लोराइड की जो संभवन ऊर्जा दिया है, मतलब डेल एच एफ का मान दिया है वो -1096, मतलब 1096.5 किलो जूल पर मोल दिया गया है। तो इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है कि किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले तो इसका बॉर्नहाइमर क्या बनाते हैं, चक्र बनाते हैं, और उस चक्र के द्वारा समझते हैं कि ये बनता कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको बॉर्नहाइमर चक्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो तभी जाकर के वो आपस में कैसे क्रिया करता है वो आपको पता चलेगा। तो जैसे मैग्नीशियम पहले क्या होता है, धातु होता है, तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और फ्लोरीन क्या होता है आपका, गैस फॉर्म में होता है, और डायरेक्टली वो उसी फॉर्म में जो है क्रिया नहीं करते हैं भाई। ठीक है, अतः उसको क्रिया करने लायक बनाया जाता है ताकि वो क्या कर सके, वो क्रिया कर सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मैग्नीशियम होता है, इस मैग्नीशियम का अगर पहले स्थिति देखें तो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको पहले किस में बदला जाता है भाई, गैस फॉर्म में क्या किया जाता है, बदला जाता है। ठीक है, हम लोग इससे पहले वाला जो क्लास है उस क्लास में क्या कर चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लिए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम उसी रूप में क्रिया नहीं करता है भाई, तो मैग्नीशियम पहले सॉलिड फॉर्म में होता है। अब उस सॉलिड फॉर्म को हम क्या करते हैं, गैसी फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और गैसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका ऊर्ध्वपातन कराते हैं। ऊर्ध्वपातन मतलब होता है सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन एक प्रक्रिया होता है जिस प्रक्रिया के द्वारा ठोस पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वाष्प में परिवर्तित कर सकते हैं, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे ही सॉलिड क्या होता है हमारा, गैस अवस्था में क्या होता है, आ जाता है, अब उस अवस्था में भी वो क्रिया नहीं करता है, तो उस स्थिति में क्या करता है, यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी होता है हमारा, एंथैल्पी को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। चूँकि मैग्नीशियम के अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, आपको पहले से पता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें सिंपल वाला तो 2 वाट और कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। तो इस वजह से मैग्नीशियम के अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उन इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग तरीक़ा से निकाला जाता है। पहले वाला को जो है, एक को अलग निकाला जाता है, दूसरा को बाद में निकाला जाता है। पहला को निकालते हैं तो ऊर्जा कम की आवश्यकता होता है, लेकिन दूसरा निकालते हैं तो उनका एनर्जी बढ़ जाता है, मतलब उसको निकालने के लिए हमको ज़्यादा मशक्कत करना पड़ता है, इसलिए द्वितीय आयनन ऊर्जा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, है ना, माइनस कर देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तब जाके क्या बनता है यहाँ से Mg, और ये हमारा हो जाता है गैस, और ये हो जाता है +2 4। अब ये हमारा क्रिया करने लायक बन गया है। अब ये तो हो गया मैग्नीशियम का। अब हम किसके पास चलते हैं भाई, फ्लोरीन के पास चलते हैं। सबसे पहले जो फ्लोरीन होता है वो किस फॉर्म में रहता है, F2 के फॉर्म में रहता है, और F2 जो है किस अवस्था में होता है, गैस अवस्था में होता है। उसके अलावा ये अणु अवस्था में होता है। कौन सा अवस्था में, अणु अवस्था में होता है। और गैस जो होता है अणु अवस्था में बहुत ज़्यादा स्थायी होता है भाई, ठीक है, इस वजह से वो जो है क्रिया में भाग नहीं लेता है। इस कारण से इसको परमाणु में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। और परमाणु में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको डिफ्यूज़न करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, डिफ्यूजन करते हैं, तोड़ते हैं, है ना। जैसे हमारा फ्लोरीन कैसे रहता है, पहले आपका रहता है F2, तो इसको हम क्या कर देते हैं, F और F में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजर एनर्जी, है ना। डिफ्यूजन एनर्जी मतलब उसको तोड़ने पर जो ऊर्जा खर्च होता है। तो जैसे ही इसको तोड़ते हैं ये क्या हो जाता है, 2F में क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है। अभी भी ये गैस फॉर्म में है बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया किस में, 2F में। अब इस अवस्था में भी ये क्या करता है, कार्य नहीं करता है, मतलब क्रिया नहीं करता है। अतः इसको क्या किया जाता है, आयन में क्या किया जाता है, बदला जाता है। चूँकि फ्लोरीन क्या होता है हमारा, उसका कार्य छोटा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बजाय इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। चूँकि 2 फ्लोरीन है इसलिए क्या करता है आपका, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, एक्सेप्ट
कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और इस प्रकार से ये 2f माइनस का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। तो 2f माइनस क्या हो गया आपका, यहाँ से बन गया। अब ये दोनों क्या हो जाता है, लगभग क्रिया करने के लायक क्या हो गया है, हमारा बन चुका है। अब ये दोनों आपस में क्या करता है, क्रिया करता है, और ये दोनों आपस में क्रिया करके, ये दोनों आपस में क्या करके, क्रिया करके फिर क्या बना लेता है, हमारा MgF2 का क्या करता है, निर्माण करता है, MgF2 का निर्माण करता है। और इस दौरान कुछ ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, और वो ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है। और ये जो जालक ऊर्जा का मान इतने सारे ऊर्जाओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये तो आपका बन गया। तो यहाँ पर चूँकि इसको किससे दर्शाई जाती है भाई, इसको दर्शाई जाती है आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता को किससे दर्शाई जाती है, आपका AE से क्या की जाती है, इसको दर्शाई जाती है AE। और चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसको 2 से क्या कर दी जाती है, यहाँ पर इसको इस प्रकार से दर्शाई जाती है, क्योंकि इसमें 1 2 नहीं लिखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता में, ठीक है। तो इसलिए इसको कितना लगा देते हैं हम लोग, 2a लगा देते हैं। तो इस तरीक़ा से हमारा क्या हो जाता है, बार्नहेवर चक्र हो जाता है। अब इन्हीं चक्रों को आपको क्या करना है, सूत्र में क्या करना है आपको भाई, फिट करना है, ठीक है। सूत्र हमारा क्या है, तो अभी हम लोग सूत्र जस्ट देखे थे, डेल एच एफ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संभवन एंथैल्पी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और इसका मान किस किस पर डिपेंड करता है भाई, ये तो डिपेंड करता है एस पर, प्लस उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, या तो हम इस तरफ से लेंगे तो इसको भी ले सकते हैं, पहला इसका फिर इसका। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम को क्या किए, सब्लिमेशन किए तो मैग्नीशियम गैस बना, उसी प्रकार फ्लोरीन गैस को परमाणु में बदले तो डिफ्यूजन किए। तो इस क्रम में भी आप ले सकते हैं। पहले किसको ले लेते हैं, ये वाला को, पहला नंबर इसको लेते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे भी क्या कर सकते हैं आप सूत्र को व्यवस्थित कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक। तो इसी के आधार पर चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारा सब्लिमेशन, जिसको हम किससे शो करते हैं, एस से। उसके बाद क्या हो जाता है हमारा भाई डिफ्यूज़न। तो ये डिफ्यूज़न हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, डिफ्यूज़न को क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर क्या होता है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, उसको 2 तरीक़े से क्या करते हैं, शो करते हैं। एक होता है हमारा IE1 और एक होता है IE2। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, कोष्टक में इसको रख देते हैं, IE2 हो जाता है, और ये IE कितना हो जाता है आपका, 1 हो जाता है, क्योंकि 2 प्रकार के यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी हो रहा है। उसके बाद हम किसके पास चलते हैं हम लोग, प्लस यहाँ पर हो जाता है आपका 2AE, और प्लस में क्या हो जाता है, U हो जाता है। अब U को हम क्या करते हैं, इस तरफ क्या कर देते हैं भाई, पक्षांतरित कर देते हैं। किस तरफ पक्षांतरित करते हैं हम लोग U को, इस तरफ। तो जैसे हम U को इस तरफ पक्षांतरित करते हैं तो वैसा ही सब का मान क्या हो जाता है आपका, चेंज हो जाता है भाई। सब का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज हो जाता है तो क्या हो जाता है, बराबर, ये हो जाता है -S, ये हो जाता है -D, ये हो जाता है माइनस, और कोष्टक के अंदर क्या होता है हमारा IE2 माइनस IE हमारा 1 हो जाता है, और प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। ये किस में चला जाएगा भाई, माइनस में, और ये हो जाता है 2, और EE को इस प्रकार से क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब जो भी मान आए हैं, ये जो हमारा मान आए हैं, इस सूत्र में क्या कर दिया जाता है, आपका मान को रख दिया जाता है। तो मान हम क्या करते हैं भाई, चलिए रखते हैं। ये क्या हो जाता है, U बराबर, ये हो जाएगा आपका U बराबर, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग, U बराबर, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर U बराबर। देखो सब्लिमेशन का कितना है भाई हमारा ऊर्जा, यहाँ पर सब्लिमेशन का दिया गया आपका -46 है ना, 146 है, ठीक है। तो उसको पूरा लिखना पड़ेगा, -146 पॉइंट कितना दिया हमारा, 4 किलो जूल को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या हो जाता है, माइनस डिफ्यूज़न की अगर मैं बात करूं तो डिफ्यूज़न कितना दिया है हमारा, यहाँ पर ये दिया है, फ्लोरीन का वियोजन कितना दिया है, 158। तो यहाँ पर माइनस कितना हो जाता है, 158 दशमलव कितना हो जाता है, 8 किलो जूल। ये हमारा हो जाता है पर मोल, है ना। तो जूल को मत लिखो, ठीक है, यहाँ पर इतना ही छोड़ दो, इसका मान हो गया। फिर हम क्या करते हैं, आगे की ओर क्या करते हैं, चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको आ जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी 2 प्रकार का है भाई, एक ठो ये है और एक ठो ये है। तो पहला में कितना दिया है, कोष्टक में
ये दिया है 1400 कितना दिया है हमारा 49 और 0.00 हम कर सकते हैं और माइनस में कितना दिया है हमारा 737 को क्या किया गया है यहाँ पर दिया गया है। ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो हमारा किसका हो गया, इन दोनों का मान हो गया, इसका मान हो गया। अब हमारा किसका मान बचा है, अच्छा एक का तो मान हम लोग भूल ही रहे हैं भाई। ठीक है, उसको हमको क्या करना है, 1 मिनट। ठीक है, इसको तो हम लोग अभी संभवन ऊष्मा को तो लिखे ही नहीं है। ठीक है, तो संभवन ऊष्मा को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो ये U इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा डेल एच एफ। अब ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा एस माइनस डी माइनस क्या हो जाता है कोष्टक में I2 माइनस IE1। ठीक है, और अब जाके होगा 2AE। अब ठीक है, उतना समय हम लोग थोड़ा सा इसको भूल गए थे, कोई बात नहीं। अब आप मान को अब क्या करते जाओ, रखते जाओ भाई। ठीक है, तो मान को अब क्या करेंगे, रखेंगे। तो U बराबर, तो देखो डेल एच का मान कुछ न कुछ दिया है हमारा, ये दिया है हमारा, तो माइनस दिया है, पहले से माइनस होता है। यहाँ पर कोष्टक में भी क्या हो जाएगा आपका, अच्छा इसका तो माइनस नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको माइनस, ये हो जाएगा 1000 कितना हो जाएगा 96 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। उसके बाद माइनस सब्लिमेशन का कितना दिया है हमारा, ये हो जाएगा 146 पॉइंट कितना दिया है हमारा 4, ये हो जाता है। उसके बाद क्या दिया है हमारा डिफ्यूज़न आपका कितना दिया है भाई 158 पॉइंट कितना दिया है हमारा 8 दिया गया है। उसके बाद देखें तो आयनन एंथैल्पी दिया गया है, तो इस स्थिति में माइनस कोष्टक में कितना हो जाएगा आपका 1449 माइनस में कितना दिया है आपका 737 कोष्टक बंद। और लास्ट में हमारा दिया है कौन सा भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी की, इधर इलेक्ट्रॉन बंधुता कितना दिया है आपका -328 इतना आपको क्या दिया है मान दिया गया है। अब सारे मान को क्या किया जाता है आपका भाई, गुणा भाग जो भी करना है वो क्या किया जाता है आपका गुणा भाग किया जाता है। और गुणा भाग करने के बाद जो भी मान आता है उस मान को क्या किया जाता है वहाँ पर लिखा जाता है। अब सबको क्या किया जाता है, गुणा भाग किया जाता है। गुणा भाग करने के पश्चात इसका मान लगभग जो है आता है -29 है ना, 2931 इंटू आपका 7 किलो जूल पर मोल। तो ये हमको अंततः क्या हो जाता है आपका जालक ऊर्जा का मान जो होता है वो क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं ना भाई। सबको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो बड़ा मात्रक तो खैर हमारा माइनस में है तो माइनस में ही आता है, तो आप सबको माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद क्या करेंगे, उसको अगर आप क्या करेंगे जोड़ेंगे, जो भी है सबको, तो माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस ही होता है, तो सबको हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे है ना। यहाँ पर पहले क्या करेंगे 1449 माइनस 737 दिया गया है, उनको माइनस करने के पश्चात सब में तो ऑलरेडी माइनस है तो सबको क्या कर दिए जोड़ दिए। 1000 हो गया, ये 1100 हो गया, 11 1 1200 हो गया है ना, 12 हो गया, ये 13 हो गया। यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 13 और 7 क्या हो जाएगा हमारा 13 और इसमें 7 घट जाएगा तो 7 यहाँ पर 800 बात जाएगा तो 2100 हो गया। इस प्रकार से उधर हम करेंगे तो 24 25, इस प्रकार से देखेंगे तो लगभग कितना हो जाता है हमारा 29 है ना, 31 इंटू 7 क्या हो जाता है कुछ मान किलो जूल पर मोल में क्या होता है प्राप्त होता है। और यही मान आपका क्या कहलाता है, आपका जालक ऊर्जा के नाम से क्या किया जाता है जाना जाता है। जालक ऊर्जा क्या कहा जाता है, कहा जाता है। तो इस तरीक़े से क्या किया जाता है भाई, जालक ऊर्जा का मान प्राप्त किया जा सकता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर क्या करते हैं चलते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा दिया है वो है हमारा हाइड्रोजन तथा अन्य सरल अणुओं के लिए सहसंयोजक बंध का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, ये थ्योरी है ज़्यादा, हाइड्रोजन तथा अन्य सरल अणु के लिए। हाइड्रोजन किसको बोलते हैं भाई, H2 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, H2 को बोलते हैं। तो हाइड्रोजन तथा अन्य सरल अणुओं के लिए सहसंयोजक, अन्य सरल अणु उसके जैसा और भी हो सकता है, जैसे आपका I2 है ना, Cl2 है ना, Br2, तो ये भी एक हमारे क्या हैं सरल अणु हैं। तो उनके लिए सहसंयोजक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, इसको हमको थोड़ा सा देखना है। इसमें ज़्यादा थ्योरी है और थ्योरी उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा क्या करना है समझना है। ठीक है,
तो यहाँ पर सहसंयोजक जो बंध का जो क्वांटम सिद्धांत है, ठीक है, इधर को छोड़ो, हम लोग तो उसको समझेंगे हाइड्रोजन तथा सरल अणुओं के लिए, ठीक है, वो हम समझ जाएंगे। सहसंयोजक जो बंध होता है उसका क्वांटम सिद्धांत क्या है उसको हमको देखना है। तो सहसंयोजक जो बंध का जो क्वांटम सिद्धांत है, इस सिद्धांत के द्वारा हम अणुओं की जो आकृति है ना, उसके अलावा आपका जो बंध ऊर्जा है, उसके बाद आबंध एंथैल्पी है जिसे आबंध ऊर्जा कहते हैं, आबंध कोण है, ये सब की गणना हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। बट ये जो गणना हम करते हैं वो बहुत ही क्या होता है, हमारे उच्च लेबर की गणना होता है, जटिल गणना होता है। और यहाँ पर जो दिया गया है कि उसका कोई भी रासायनिक आबंध का जो स्थायित्वता होता है वो किस प्रकार से निर्भर करता है, किन चीज़ों पर निर्भर करता है, वो यहाँ पर थोड़ा सा क्या किया गया है, बताया गया है कि कौन सा अणु ज़्यादा स्थायी होगा, कौन सा अणु कम स्थायी होगा, या बोल सकते हैं कि किस प्रकार से अणु आपस में रासायनिक बंध बनाएगा तो अणु ज़्यादा स्थायी होगा या अणु क्या होगा, कम स्थायी होगा। तो उसको हमको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा देखना है। और ये पूरा थ्योरी है भाई, ठीक है, ज़्यादा थ्योरी है तो सब थ्योरी को तो यहाँ पर लिखा नहीं जा सकता है, लेकिन आपको समझाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यही लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ कि सहसंयोजक बंध का क्वांटम सिद्धांत, बंध का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है, बंध का क्वांटम सिद्धांत, बंध का क्वांटम सिद्धांत, बंध का क्या देखेंगे, क्वांटम सिद्धांत के द्वारा अणुओं की क्या है भाई हमारा आकृति, बंध लंबाई, बंध कोण, इसे आबंध कोण वो कहते हैं, और है ना, आबंध हो गया, बंध कोण हो गया, अणुओं की आकृति हो गया, ठीक है, आबंध हो गया। उसके बाद हम वो क्या बोल सकते हैं, आदि की क्या की जा सकती है, गणना की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सहसंयोजक बंध का क्वांटम सिद्धांत द्वारा अणुओं की आकृति बता सकते हैं, बंध लंबाई को बता सकते हैं, ठीक है, बंध कोण को बता सकते हैं, और साथ में आबंध ऊर्जा की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। आबंध ऊर्जा की गणना है ना की जा सकती है। तो हम जो है अभी जो पढ़ रहे हैं सहसंयोजक बंध का जो क्वांटम सिद्धांत, उस सिद्धांत के द्वारा हम अणु की आकृति को ज्ञात कर सकते हैं, उसकी बंध लंबाई क्या होता है, मतलब दो परमाणु के बीच की दूरी क्या होता है, बंध कोण कितना होगा, आबंध ऊर्जा कितना होगा, ये सब के हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, ठीक है। यह गणना बहुत जटिल और उच्च स्तरीय प्रयोग पर आधारित होती है, क्या है हमारा, आधारित होती है। हम जो ये गणना करते हैं ये बहुत ही क्या है, टफ काम है और बड़ा मुश्किल से ये सब क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पर रासायनिक आबंध की स्थायित्वता के लिए कुछ क्या किया गया है, महत्वपूर्ण बातें दिया गया है, उसको हमको देखना है। रासायनिक आबंध के स्थायित्व के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्न हैं। तो यहाँ पर हमको यही समझना है कि किस प्रकार से रासायनिक आबंध की स्थायित्वता ज़्यादा होती है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्न है। पहला तथ्य ये दिया गया है कि बंधित जो भी क्या होता है हमारा, बंधित अवस्था में स्थितिज ऊर्जा में कमी, बंधित स्थितिज ऊर्जा में कमी, स्थितिज ऊर्जा में क्या है हमारा, कमी। तो पहला दिया है हमारा, हम रासायनिक आबंध की स्थायित्वता कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो बंधित स्थिति में स्थितिज ऊर्जा की जो कमी होता है
उस कमी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा का क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में कमी के द्वारा कि कम होगा तो अणु स्थायी होगा या ज़्यादा होगा तो अणु स्थायी होगा। तो बाधित स्थिति में अगर जो दो परमाणु बंधा है तो उस स्थिति में उसकी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में क्या कमी आता है, क्या परिवर्तन होता है, तो उसके आधार पर हम कोई भी रासायनिक अणु की या रासायनिक आबंध की क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं स्थायित्वता की गणना कर सकते हैं। दूसरा दिया है आपका अधिव्यापन द्वारा दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतिव्यापन द्वारा दो परमाणुओं या दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या देखेंगे हम लोग, वृद्धि को देखेंगे। और थर्ड नंबर दिया है, और वो थर्ड नंबर आपका क्या है, आपका वो दिया है किसी भी परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण। तो परमाणु के संयोजी कोष में किसका चक्रण भाई, हमारा इलेक्ट्रॉनों का चक्रण, इलेक्ट्रॉनों का क्या देखेंगे, चक्रण। तो ये कुछ बातें हैं और इन बातों के द्वारा क्या किया जा सकता है, रासायनिक आबंध की जो स्थायित्वता है उस स्थायित्वता को क्या किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, बताया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन तथा अन्य सरल अणु के लिए सहसंयोजक बंध का क्या हो गया, क्वांटम सिद्धांत। और ये क्वांटम सिद्धांत ऐसा है जिससे हम अणुओं की आकृति को, अणुओं की बंध लंबाई को, अणुओं के आपका जो आबंध ऊर्जा है उसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो भी आबंध की स्थायित्वता है या जो भी उसका ऊर्जा में कम ज़्यादा है उसे हाइड्रोजन अणु के बनने से क्या करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर आगे हमको क्या लिखना है, हाइड्रोजन अणु का बनना, किसका बनना भाई, हाइड्रोजन अणु के बनने के आधार पर स्थायित्वता को समझते हैं। हाइड्रोजन अणु के बनने के आधार पर ठीक है, किसको समझेंगे भाई, स्थायित्वता की गणना, स्थायित्व को क्या करते हैं हम लोग, समझते हैं, किसके आधार पर, हाइड्रोजन अणु के बनने के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ मेरा पूरा थ्योरी है भाई, मैं जो बोलूँगा थोड़ा सा उसका आप ध्यान रखेंगे क्योंकि उतना लिखना तो पॉसिबल है बट यहाँ पर नहीं लिखेंगे, आप भी कुछ लिखें, ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है, सब दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे भाई, खुद को नोट से बनाना चाहिए। तो H2 अणु के बनने के आधार पर हमको क्या करना है, स्थायित्वता की गणना करना है। ये देखा गया है कि जब क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन हमारा जो अणु होता है, ठीक है, इस हाइड्रोजन अणु को अगर हम क्या करते हैं, उनके परमाणु में तोड़ते हैं तो उसमें आपको लगभग 433 किलो जूल, है ना, ऊर्जा की क्या होता है, आवश्यकता होता है। और तब जा कर के हमारा जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है, आपका विभक्त होता है। ठीक है, इसमें आपको ये लिखना है कि जो हाइड्रोजन अणु रहता है, हाइड्रोजन अणु मतलब H2 जो रहता है, उस H2 को अगर हम क्या करते हैं, उनके परमाणु में विभक्त करते हैं, तोड़ते हैं, तो उस स्थिति में हमको कितना ऊर्जा की आवश्यकता होता है भाई, हमको ऊर्जा की आवश्यकता होता है 433 किलो जूल की क्या होता है, आवश्यकता होता है। तब जा कर के क्या करता है आपका H और H मतलब दो हाइड्रोजन परमाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। इसका जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें, अगर दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में क्या करता है, आपका मिलता है, तो उस स्थिति में आपका क्या बनता है, हमारा 1 मोल क्या बनता है, हाइड्रोजन अणु बनता है। और जब हाइड्रोजन अणु बनता है तो आपको क्या होता है, उतना ऊर्जा क्या हो जाता है, आपका मुक्त हो जाता है। ऊर्जा क्या होता है, आपका मुक्त होता है। कितना ऊर्जा मुक्त होता है आपका ऊर्जा मुक्त होता है यहाँ से 433 किलो जूल क्या होता है, आपका ऊर्जा मुक्त होता है। तो उस स्थिति में हम देखें तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो परमाणु है, हाइड्रोजन जो क्या है, परमाणु है, इसकी ऊर्जा क्या होता है, कम होता है। और अगर हम इसकी बात करें हाइड्रोजन अणु का, तो इसका जो ऊर्जा होता है वो क्या होता है, आपका अधिक होता है ना। जाहिर सी बात है, इसमें ऊर्जा दे रहा है मतलब ज़्यादा है तो दे रहा है, समझो।
और वो क्या कर रहा है, उसके लिए ऊर्जा लग रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा उल्टा पॉइंट व्यू से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन अणु से क्या बनता है, हाइड्रोजन परमाणु बनता है, तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होता है। उस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा की क्या होता है, कमी होता है, ऊर्जा की क्या होता है, कमी होता है। और जब दो हाइड्रोजन परमाणु को आपस में जोड़ करके जब हाइड्रोजन अणु क्या किया जाता है, बनाया जाता है, तो उस स्थिति में ऊर्जा क्या होता है, उतना ऊर्जा मुक्त होता है, मतलब 433 किलो जूल क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होता है। तो हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जो अणु होता है उनकी ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है, हाइड्रोजन अणु की ऊर्जा ज़्यादा होता है किनके अपेक्षा, हाइड्रोजन परमाणु के अपेक्षा। इस वजह से जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होता है उसका स्थायित्वता ज़्यादा, और जिनकी ऊर्जा कम होता है उनकी स्थायित्वता क्या होता है, कम होता है। तो इस स्थिति में अगर मैं बात करूं, स्थायित्व की स्थिति की बात करूं, स्थायित्व की बात करूं, तो उस स्थिति में हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन अणु अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी होता है, स्थायी होता है किसके अपेक्षा, है ना, हाइड्रोजन परमाणु के अपेक्षा, हाइड्रोजन परमाणु की अपेक्षा, हाइड्रोजन परमाणु की अपेक्षा लिख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की अपेक्षा, की अपेक्षा। तो ये आप मैं जितना थ्योरी बोला हूँ उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं भाई। ठीक है, लिखना कर सकते हैं बट आप इसको खुद करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर कुछ बातें। क्या बातें हमने किया यहाँ पर कि जब हाइड्रोजन अणु को उसके परमाणु में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो हमको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आपका 433 ऊर्जा लेने की आवश्यकता होती है, तब जा कर के वो टूटती है। लेकिन जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु को इसका विपरीत अगर मैं बात करूं, जोड़ दी जाती है, तो इतना ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो उस स्थिति में हाइड्रोजन जो अणु होती है उनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, और जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है उसका स्थायित्वता ज़्यादा होती है। और हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा कम हो जाती है, इसलिए उसका स्थायित्वता कम हो जाती है। यही वजह है कि हाइड्रोजन अणु अधिक स्थायी है और हाइड्रोजन परमाणु कम स्थायी होता है। भैया अब दो आदमी को दौड़ा रहे हो है, तो जो खाएज के नहीं आया हो का दौड़ेगा, उसका स्थायित्वता तो खत्म ना हो, तो बीच में गिर जाएगा। ठीक है, और ये जो बढ़िया खा पी के आया है उसके पास एनर्जी हो तो स्थायी बना रहेगा ना, कंटिन्यूसली क्या करते रहेगा, दौड़ते रहेगा। तो वह वहाँ से आप ले सकते हैं और समझ सकते हैं। ये तो हो गया हमारा क्या, उनकी आपका बोल सकते हैं स्थायित्वता की स्थिति। अब ये जो स्थायित्वता होता है उसको हाइड्रोजन किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से जोड़ता है, उसके आधार पर क्या किया जाता है, समझाया जाता है। आप थोड़ा समझो। ठीक है, उतना थ्योरी हमको यहाँ पर नहीं लिखना है, आप थोड़ा थ्योरी लिख के इसको समझ सकते हैं। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन समझने की बहुत ही क्या है, ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे हाइड्रोजन अणु बनेगा उसको हमको अगर थोड़ा सा देखना है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, हम लोग जब हाइड्रोजन अणु के बनने की स्थिति को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हाइड्रोजन जो परमाणु होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु काफ़ी क्या होते हैं भाई, दूर दूर होते हैं। जब वो दूर दूर होते हैं तो ना तो उनके बीच कोई आकर्षण होता है, ना कोई उसके बीच प्रतिकर्षण होता है। अपना जो भी ऊर्जा होता है उनके पास होता है, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है ना। तो जब हाइड्रोजन क्या होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी क्या होते हैं, दूर होते हैं, तो उस स्थिति में दोनों की ऊर्जा में, दोनों हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और न ही उनके मध्य किसी प्रकार से आकर्षण प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है वो पास लाया जाता है, भाई पास लाएंगे तभी क्या होगा, वो अणु बनाएगा। तो अब हाइड्रोजन परमाणु को क्या किया जाता है, धीरे धीरे क्या किया जाता है, पास लाया जाता है, धीरे धीरे पास लाते हैं भाई। ठीक है, तो अब ये मान लो यहाँ पर आ गया एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर और एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर। अब थोड़ा सा इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत आकर्षण आ जाता है, या तो अभी भी नहीं आया है बोल सकते हैं। और अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको और थोड़ा सा पास ला देते हैं। ठीक है, तो और हम क्या करते हैं, इसको जब पास लाते हैं, मतलब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर आ गया, तो अब यहाँ पर क्या होता है, लगभग उनमें आकर्षण होना स्टार्ट हो जाता है। और इनमें आप जानते हैं कि परमाणु में नाभिक होता है, परमाणु में क्या होता है भाई, नाभिक होता है। नाभिक मतलब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। अब जैसे ही थोड़ा सा क्या होते हैं हमारे पास आते हैं, तो एक परमाणु का जो क्या होता है, नाभिक होता है, वो दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। अब इसको अगर हम और पास ले आएँ, क्या कर लें, और पास ले आएँ, तो उस स्थिति में दोनों परमाणु का नाभिक, है ना, दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इस प्रकार से आकर्षित करता है। ठीक है, जब वो थोड़ा सा और पास आ जाते हैं ना, तो उस स्थिति में क्या करते हैं हमारे, इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को और इसका नाभिक किसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। और जब और ज़्यादा पास आ जाए, मान लो, ठीक है, तो एकदम ज़्यादा पास आ जाता है, तो उस स्थिति में आकर्षण के अलावा,
यहाँ पर तो आकर्षण हो रहा है, ठीक है, उनके बीच की दूरी थोड़ा सा क्या है, दूर है, तो आकर्षण है। लेकिन और अगर हम क्या करते हैं, पास लाते हैं, तो उस स्थिति में इसका नाभिक जो प्लस चार्ज होता है, इसका नाभिक जो प्लस चार्ज होता है, दोनों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है हमारा, प्रतिकर्षण होता है। पहले आकर्षण ही हो रहा था, लेकिन और जब ज़्यादा नज़दीक आ जाता है ना, तो दोनों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण। किनके मध्य, ये दोनों नाभिकों के मध्य, दोनों प्लस चार्ज वाले हैं, तो दोनों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो उस स्थिति में थोड़ा सा अणु बनना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आकर्षण बल ज़्यादा होता है, किसके अपेक्षा, प्रतिकर्षण के अपेक्षा। और अंततः जब जो है, और इस प्रकार से दोनों परमाणु क्या हो जाता है, आपका मिल जाता है, और मिल करके एक अणु का क्या करता है, निर्माण करता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन अणु कहा जाता है। और इस हाइड्रोजन अणु की अगर हम ऊर्जा की बात करें, तो इसका ऊर्जा, हाइड्रोजन जो परमाणु होता है, इनकी ऊर्जा से क्या होता है, आपका अधिक होता है, जो कि उसको क्या करता है, अधिक स्थायित्व बनाता है। और यहाँ पर एक बात आता है कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर परमाणुओं की ऊर्जा क्या होता है, कम होता है, क्रांतिक दूरी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, वह न्यूनतम दूरी जिस पर परमाणु की ऊर्जा क्या होता है भाई, कम होता है, क्या कहलाता है, क्रांतिक दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्रांतिक दूरी कहते हैं, है ना। और क्रांतिक दूरी आपका क्या होता है, आपका कम होता है, मतलब उसका स्थायित्वता ज़्यादा होता है। तो इस तरीक़ा से हाइड्रोजन परमाणु, है ना, और हाइड्रोजन अणु की स्थायित्वता को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इसी तर्ज पर, इसी आधार पर बाकी और भी क्या होते हैं, हमारे जो अणु होते हैं, सरल अणु होते हैं, उस अणु की भी क्या किया जा सकता है, स्थायित्वता की गणना किया जा सकता है, स्थायित्वता बताया जा सकता है। वैसे अगर हम दो हाइड्रोजन परमाणु की बीच की दूरी की बात करें, ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु है, तो इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें, लगभग ये 0.54, है ना, इंटू 10⁻, कितना होता है, -10 m को क्या करता है, आपका प्रदर्शित करता है। ठीक है, इतना इनमें क्या होता है, दूरी पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन अणु की स्थायित्वता को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। और ऐसे ही और सरल जो अणु हैं, उन अणु की भी स्थायित्वता हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो फिलहाल हम जो है ये क्लास यहीं पर क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। और आगे आने वाला जो क्लास है, उस क्लास में हम क्या करने वाले हैं भाई, आगे जो एक संयोजकता बंध सिद्धांत है, वो हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास आज यहीं पर ख़त्म करते हैं।